गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, बहुत बहुत स्वागत है आप सभियों का सीधा सौदा में। आज हमारे साथ नीरज वाजपेयी जी भी हैं और मैं भी हूं और दमदार 10-10 स्टॉक्स यानी 20 स्टॉक्स जो आपको आज खबरों के आधार पे और न्यूज़ फ्लो के आधार पे, मोमेंटम के आधार पे रेडार पे रखने हैं, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जहां तक कि भारतीय मार्केट्स का सवाल है, गिफ्ट निफ्टी पिछले 3 दिनों से लगभग एक फ्लैट कारोबार करती हुई बता रही थी, लेकिन आज गिफ्ट निफ्टी में दिखाई पड़ रहा है लगभग 100 पॉइंट्स का इंडिकेटिव डाउन मूव। नीरज जी, क्रूड $3-4 कल बढ़ गया, कोई दिवाली होली हो गई क्या? $84 ऊपर गया, कल था 83 के आसपास, $1-1.5 बढ़ा 2-3 दिन में 3-4% बढ़ तो गया है। मतलब 82 से आप जोड़ो $2.5 बढ़ गया। बढ़ा इसलिए कि संडे को ओपेक प्लस की मीटिंग है वीसी से, आजकल सब वीसी करते हैं घर पे अपने बैठे बैठे, तो उसमें तय ये होना है कि जो प्रोडक्शन कट था उसको कंटिन्यू करना है क्या जून 30 के बाद से। तो ऐसी संभावना है कि सऊदी अरब बहुत दबाव डाल रहा है कि इसको कंटिन्यू करो। बावजूद इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा दिख रही है, उनका अपना डेटा ही बता रहा है। तो पिच ये कह रही है कि क्रूड थोड़ा सा महंगा रहेगा, एलिवेटेड लेवल पर रहेगा अगर उसे बढ़ गए तो एक कारण ये है क्रूड में तेज़ी का। दूसरा कारण ये है तेज़ी का कि रेड सी में कल एक वेसल के ऊपर फिर से कुछ ड्रोन वोन मार दिया हूती वालों ने, तो उस थोड़ा सेंटीमेंट उससे गड़बड़ाता है। बिल्कुल। लेकिन अगर वो कंटिन्यू कर देते हैं फैसला, तब भी ये बहुत ऊपर नहीं जाएगा, 85-86 तक ये अभी ओपेक प्लस की मीटिंग तक जाएगा, उसके बाद फिर नीचे आ जाएगा, क्योंकि चोरी छिपे जो सप्लाई होती है पूरी दुनिया में, बिल्कुल। वो जारी रहेगी निरंतर तो इसलिए कोई बहुत अभी चिंता की बात नहीं है। लेकिन ये आपका गांधीनगर वाला गिफ्टी बोलेंगे क्या? हाँ, गिफ्टी बोलिए। गिफ्टी क्यों नीचे? गिफ्टी नीचे यार, मतलब आज क्रूड की वजह से मुझे लगता है थोड़ा सेंटिमेंट खराब हुआ, और ऐसे भी जो कल क्लोजिंग हुई है ना नीरज जी, थोड़ी बहुत लोगों को लगता है कि यार मोमेंटम अभी जो है वो मार्केट में नर्वसनेस फिर से एक बार वापस आ रही है। एफआईज नेट लॉन्ग हो गए नेट शॉर्ट से, तो यहाँ से मोमेंटम कैसे बनेगा? एफआई के आंकड़े, डीआई के आंकड़े थोड़े थोड़े छोटे छोटे होते गए हैं, तो शायद मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि अगला 3-4 दिन चुपचाप बैठ जाइए, चुनाव देखो। हाँ, चुनाव देखो, चुनाव डिस्कस करो, और अनफ्रूटफुल कॉन्वर्जेशन जो बोलते हैं कि कितनी सीट्स आएंगी, वो कॉन्वर्जेशन करो। उसको कुछ और भी बोलते हैं शायद, अनफ्रूटफुल कन्वर्सेशन को वही चल रहा है आजकल सब जगह, सड़क पे, चौराहे पे, न्यूज़ रूम में, सब अपने अपनी अनुमान अटकलें, ये होगा वो होगा। और हमारे पीसीआर में डिस्कशन हो रहा है, क्या हो रहा है कि अगर ये अलायंस आ गया तो इसका पीएम कौन होगा, ये अलायंस आया तो इसका पीएम कौन होगा, मोदी जी के बाद पीएम कौन होगा, मोदी जी के पहले पीएम कौन होगा। तो पब्लिक जो है ना, प्रोबेबिलिटी का जो खेल होता है ना, वो गेस करने में बहुत मजा आता है। कल मैंने 3 पोलिस्टर से बात की। एक तो वो थे डिज़ाइन बॉक्स, जिन्होंने कांग्रेस को चुनाव जितवाया कर्नाटक में, उनके आए थे। तो उन्होंने कुछ और बात रखी, वो कह रहे हैं कि पिछली बार से थोड़ी ज़्यादा ही हो सकती बीजेपी की। अच्छा। एक दूसरे आए जो सीएसडीएस से कनेक्टेड है, वो कह रहे हैं कि एनडीए मिला के शायद 300 होगा, वो थोड़ा नीचे की तरफ रख रहे हैं। फिर एक तीसरा है, वो कह रहे हैं कि हमें भी लगता है कि काफ़ी डाइवर्स है, तो रेंज उन्होंने फिर बढ़ गया। मैंने उनसे पहला क्वेश्चन ये किया था कि हमारे मार्केट लोगों को कन्फ्यूजन बहुत है, क्योंकि 240 से 340 100 की रेंज दे रहे हैं आप लोग, कन्फ्यूजन बोला, अभी कन्फ्यूजन 2-3 दिन और रहेगा। तो मतलब जितने मुंह उतनी बातें, 10 मुंह 11 बातें तो बाजार की सचमुच यही चिंता है, और इसी के इर्द गिर्द बाजार घूम रहा है। तो इसी हो सकता है गिफ्टी आपको 100 पॉइंट नीचे दिख रहा हो, लेकिन ग्लोबली मैं कह सकता हूँ कि कोई ऐसी बड़ी चिंता दिक्कत की बात है ही नहीं, और $1-8 क्रूड बढ़ने से मार्केट इस तरह 100 पॉइंट नीचे नहीं दिखता। तो इसलिए गिफ्ट निफ्टी को हम तो रखते हैं साइड में। अब आप बताओ कैसे टीम बनाई? तो टीम तो नीरज जी, क्योंकि रिजल्ट सीजन है तो रिजल्ट्स और खबरों के आधार पे ही टीम बनाई है, और ऑब्वियसली लार्ज कैप्स को पहले देखते हैं, क्योंकि आज हिंडाल्को का शेयर फोकस में रहेगा। क्यों फोकस में रहेगा? क्योंकि इनकी जो यूएस की सबसे बड़ी सब्सिडरी है और सबसे बड़ा जो धंधा है इंडिया के बाहर का, नोवेलिस, इसका आईपीओ फाइल हो गया है। $12-13 बिलियन के आसपास का वैल्यूएशन। अगर हम एंटरप्राइज वैल्यू की बात करें तो करीब 15 से 16 बिलियन डॉलर्स के आसपास की एंटरप्राइज वैल्यू पे ये आईपीओ लॉन्च होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। ऑब्वियसली नोवेलिस की बात करें तो मार्केट का एक्सपेक्टेशन था कि एंटरप्राइज वैल्यू वाइज लगभग 13, 14, 15 बिलियन डॉलर्स के आसपास हो। तो ये जो मार्केट जो वैल्यूएशन पे चल रहा है उससे थोड़ी हायर वैल्यूएशन पे आपको ये आईपीओ फाइल होता हुआ दिखाई पड़ा है। तो सेंटिमेंटली मुझे लगता है ये पॉजिटिव रहेगा,
और नोवेलिस लगभग 4.5 करोड़ शेयर्स का ये आईपीओ करने वाला है। तो देखते हैं किस हिसाब से आईपीओ को रिस्पांस मिलता है, कैसे ये सेल थ्रू करते हैं। एक बहुत बड़ा केपेक्स वो करने वाले हैं यूएस में, कैन्स बिजनेस में और ऑटोमोटिव शीट्स में, एल्यूमिनियम बिजनेस में। तो इसके लिए ये आईपीओ अब ज़रूरी हो गया था। तो हिंडाल्को ग्रीन में लेके चल रहे हैं। क्रूड ऑयल की हमने बात की, तो ओएनजीसी है, ऑयल इंडिया है, ये दोनों ही स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। यूएस के क्रूड ऑयल फ्यूचर्स $80 पर बैरल के ऊपर सेटल हुए, लगभग 3% क्रूड ऊपर था। ब्रेंट में भी नीरज जी बता रहे थे $84 के आसपास का लेवल आ गया है। तो ये जो ओपेक की संडे को मीटिंग है, उसके पहले जो ऑयल एंड गैस स्टॉक्स हैं, इसमें ऑयल इंडिया और ओएनजीसी, ये दो स्टॉक्स नीरज जी ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। तो 3 मेरे हो गए लार्ज कैप। नहीं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले है वो ऑयल वाला, और इसकी वजह से ओएनजीसी में आप लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट जो आए थे अभी, उसका रिलेशन देखिए बढ़ के आया $1 ऊपर। तो ये प्ले तो वाकई बहुत बढ़िया है। ओएमसीज में भी आज बहुत सारे लोग अंदाज़ा लगाएंगे सेंटीमेंट के तौर पे कि वो नेगेटिव होगा, बट ऐसा कुछ बहुत होना नहीं है, क्योंकि अब वो 4 जून के करीब पहुंच रहे हैं। और एक्सपेक्टेशन मार्केट का है ना कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाएंगे तुरंत। बट डीजल में बढ़ाने पड़ेंगे भाई, $5-6 रुपए की अंडर रिकवरी है, तो वो तो आप तैयार रहो अगर आप डीजल गाड़ी चलाते हो तो। खैर, हमारी टीम में हमने जो 3 रखे हैं शुरुआत में, उसमें एक तो पीएनबी हाउसिंग है। इन्होंने एशिया अपॉर्चुनिटीज़ का जो एक फंड है इनका, वो 2.68% इक्विटी बेच सकता है, ऐसा सूत्र बताते हैं। लेकिन जब भी ये सूत्र बताते हैं उस दिन हो ही जाता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए मैं लगता है कि 5% जो डिस्काउंट है, तो थोड़ा सा दबाव रह सकता है मार्केट में इसको देखते हुए, तो इसलिए इसको रेड में रख रहा हूँ मैं। अभी ग्रासिम को रखा, आपने हिंडाल को रखा है ना, और मैंने ग्रासिम रखा है, उनके भी होल्ड को, सही बात है। सो देखिए, नोवेलिस की लिस्टिंग होने वाली है, ज़बरदस्त वैल्यूएशन कमांड कर रहे हैं वहाँ पे, तो उसका असर हिंडाल्को पे आएगा। और हिंडाल्को के भी जो ऊपर है ग्रासिम में, तो मुझे लगता है इसको सेंटीमेंट के तौर पर रखिए। अदरवाइज भी ग्रासिम बहुत पॉजिटिव मूव में है, मैं लगता है पिछले 1-2 दिनों के कमज़ोर बाजार में भी ये गिरा नहीं, इसके बावजूद, क्योंकि इस तरह की खबरें चल रही हैं और अपना इनका पेंट का, विस्कोस का रिजल्ट ये सब देखते हुए मुझे लगता है ग्रासिम, अगर सेंटीमेंट असर आना है तो ग्रासिम में भी आएगा, और इसको भी लेके चलते हैं ग्रीन में। तीसरा है एबी फैशन, ये भी इसी ग्रुप की, बिरला ग्रुप की ही कंपनी है। इनके रिजल्ट देखिए आप, इनका जो लॉस है पिछली बार 194 करोड़ था, वो हो गया 266 करोड़, लेकिन रेवेन्यू में 3400 करोड़ का है, जो कि पिछली बार 2800 करोड़ था, यानी इसमें 18% की ग्रोथ है। ये एबिटा 47% बढ़ा है और मार्जिन 8.3% हो गए हैं। नंबर इसलिए मैंने ग्रीन में रखा है कि स्ट्रॉन्ग है, एबिटा बहुत ही बढ़िया नंबर निकल के आए हैं। तो एबी फैशन को भी मैं ग्रीन में लेके चल रहा हूँ, और 3 हमारे हो गए। बिल्कुल, और देखेंगे अगर तो ये एबी फैशन, ABFRL, नीरज जी पिछले क्वार्टर भी अच्छा नंबर था, और यहाँ भी अगर हम देखें मार्जिन में अच्छा सुधार है, मार्जिन अच्छा है यहाँ तो काफ़ी ये बिरला ग्रुप की कंपनी है। लेकिन कल स्टॉक F&O बैन में चला गया, तो ये भी एक चीज़ ध्यान में रखेंगे। चलिए, तो फटाफट से जो दूसरे 3 स्टॉक्स हैं जहाँ रिजल्ट्स के आधार पर मैंने ये चुनाव किया है। सबसे पहले RR काबेल, Q4 का प्रॉफिट आया लगभग 78 करोड़, जो पिछले साल 64 करोड़ था। कंपनी के जो एबिटा मार्जिन्स हैं, यहाँ भी आपको थोड़ा बहुत फ्लैटिश ट्रेंड दिखा है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट कॉपर प्राइस और रॉ मटेरियल प्राइसेस Q4 में ज़्यादा थे, और Q4 का एबिटा भी लगभग 15% ग्रोथ करके 115 करोड़ रुपए के आसपास आया है। काफ़ी स्टॉक हेवेल्स और पॉलीकैप के मुकाबले अंडरवैल्यूड है, तो ये एक स्टॉक है जो रिजल्ट्स के आधार पे थोड़ा बहुत आज मोमेंटम में रह सकता है। इसके अलावा EPL, ये कंपनी जो है वो टूथपेस्ट के पैक्स बनाती है और बहुत सारे पैकेजिंग मटेरियल्स बनाती है। SL पैकेजिंग इसका पुराना नाम हुआ करता था, अब EPL के नाम से जानी जाती है कंपनी। 22 करोड़ का प्रॉफिट, जो पिछले साल 84 करोड़ था, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शनल लॉस है लगभग 60 करोड़ का। एबिटा देखें तो बहुत शानदार, 191 करोड़ वर्सेस 155 करोड़, तो लगभग 20-22% की ग्रोथ, और मार्जिन्स देखें 18.5% आए, जो पिछले साल 16% थे। तो रिजल्ट्स ऑपरेशनली काफ़ी स्ट्रॉन्ग, और ये एक स्टॉक है जो आपको रेडार में रखना है रिजल्ट्स के आउटकम के बाद। छठा स्टॉक जो मेरे लिस्ट में है
वो है मिड प्लस हेल्थ सर्विसेज। रिसेंटली अभी कंपनी का आईपीओ आया है। 33 करोड़ का प्रॉफिट जो पिछले साल 26 करोड़ का था। अगर हम एबिटा मार्जिन की बात करें तो 7.25% के आसपास एबिटा मार्जिन आया है, जो पिछले साल 6.5% था। और एबिटा एब्सोल्यूट बेसिस पे 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, जो पिछले साल 80 करोड़ के आसपास का था। तो 25% से ज़्यादा की एबिटा ग्रोथ और रीसेंट आईपीओ, तो शायद ये स्टॉक का आज आपको थोड़े बहुत मोमेंटम में देखने को मिल सकता है। नीरज जी, 3 हो गए आपके, अगेन 6 हो गए पूरे। अच्छा, चौथा स्टॉक है मेरा आईटीडी सीमेंटेशन, और नंबर इसके बहुत ही सॉलिड आए हैं भाई। 2257 करोड़ का रेवेन्यू आया, 1630 करोड़ के सामने बढ़ते हुए, और मार्जिन 0.8% बढ़ के आए, 9 से 9.8 हो गए हैं। और एबिटा में 50% की ग्रोथ है, 220 करोड़ का ज़्यादा आया है। नंबर बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। ऑर्डर इनफ्लो बहुत बढ़िया है। FY24 में करीब 7000 करोड़ के ऑर्डर क्लॉक किए हैं, और FY20 के अंत में लगभग 20,000 करोड़ की इनकी ऑर्डर बुक हो चुकी है। तो आईटीडी सीमेंटेशन को रखिए ग्रीन में। अमारा राजा के भी रिजल्ट कल आया। हालांकि कल बैटरी वाले स्टॉक पिछले कई दिनों से बहुत अच्छे चल रहे हैं, और इनका भी नंबर अच्छा है। हालांकि अगर आप Q3 से कंपेयर करेंगे तो आपको थोड़ा सा लगेगा वीक, लेकिन अगर आप साल दर साल देखेंगे तो ये लगभग 2900 करोड़ के इन्होंने रेवेन्यू दिखाए हैं, और 230 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टरली आपको कमजोर दिखेगा, लेकिन ईयरली देखना चाहिए। मुझे लगता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर है अमर राजा के। प्लस इनका जो अभी कॉन्कॉल मैंने नहीं सुनी है, अभी हुई भी नहीं होगी शायद, लेकिन जो बड़ी एक गीगा फैक्ट्री लगा रही है, शिफ्ट की इन्होंने तिरुपति से तेलंगाना लेके गए हैं, वो बहुत सिग्निफिकेंट है, और तमाम लिथियम की भी प्रयोग कर रहे हैं। तो हमारा राजा को भी ग्रीन में रख के चलिए। और सबसे अच्छी बात है कि गाला साहब ने पॉलिटिक्स छोड़ दी है, और वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, बिजनेस पे फोकस करेंगे, तो ये अच्छी बात है। और छठवां स्टॉक है राइट्स, इसके भी रिजल्ट्स निकल के आए हैं। इसको मैं रेड में रख रहा हूँ, क्योंकि मुझे रिजल्ट बहुत दमदार नहीं लगे। 8% का एबिटा डाउन कर दिया, मार्जिन भी थोड़े से कमज़ोर है, प्रॉफिट गिरा है, और डोमेस्टिक कंसल्टेंसी का रेवेन्यू भी आप देखिए बिल्कुल फ्लैट सा देखने को मिल रहा है। विदेशी काम धंधा बहुत अच्छा नहीं चला है, तो मुझे लगता है कि इसको थोड़ा रेड में रखना चाहिए। नतीजे बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं, रादर कमज़ोर मान के चलना चाहिए। तो राइट्स रखिए रेड में। अब हो गया 6 के 6 स्टॉक्स। एक छोटा सा ब्रेक, इसके बाद अगले 4 स्टॉक्स। एक बार फिर से स्वागत है आपका। और अब अगले जो 4 स्टॉक्स है उसमें 7वां स्टॉक है ई-पैक ड्यूरेबल्स। ये जो एसी वगैरह बनाती कंपनी, वो वाली है। इसमें नंबर अच्छे नहीं दिख रहे हैं मेरे को। मुनाफा काफ़ी घट गया इनका, 27 करोड़ आया, 33 से घट के। आमदनी 640 से घट के 527 करोड़ आई है। मार्जिन इनके कम हुए हैं, नहीं मार्जिन सॉरी थोड़े से एक बढ़ के आए, लेकिन ऑपरेशनल नंबर कमज़ोर हुए हैं। 61 के सामने 55 करोड़ है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि यही कंपनियां बताती हैं कि जो एसी वगैरह की डिमांड होती है वो सब बुक हो जाती है पहले क्वार्टर में, मतलब जनवरी से मार्च के बीच में, और उसके बाद भी ये नंबर इतने कमज़ोर दिख रहे हैं। तो मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि सेकंड क्वार्टर कितना अच्छा कर पाएंगे, तो इसलिए इसको रेड में रख रहा हूँ मैं। 8वां स्टॉक है ITI। ये सरकारी कंपनी है। क्या ख़राब नंबर आए हैं, 72 करोड़ से बढ़ के घाटा 238 करोड़। आमदनी 775 से घटकर 600 करोड़। एबिटा 6.2 करोड़ से बढ़कर 173 करोड़। बहुत वीक नंबर है, और स्टॉक तूफानी रैली में रहा है। मुझे लगता है थोड़ा दबाव रह सकता है। जी, दिस इज डिस्पाइट द फैक्ट दैट इनको भारत नेट का वो ऑर्डर मिला था, वो तेजस नेटवर्क ऊपर हो गया। ये कुछ नहीं कर पाए यार, इनको इतने ऑर्डर मिलते हैं, पता नहीं कैसे कराते हैं। हमको पता है इनके पास जो पुरानी लीगेसी है ना, उसमें खर्चा निकल जाता है। जब जैसे MTNL की का पेंशन बिल उनके रेवेन्यू से ज़्यादा है। बिल्कुल। अच्छा, 9th स्टॉक है EIL इंजीनियर। इनके भी नंबर अच्छे नहीं देखेंगे आप। प्राइम एफएसआई आपको नंबर 190 करोड़ का मुनाफा घट के 115 बचा है। आमदनी 880 घट के 805, और एबिटा 166 घट के 77, आधा, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे पेमेंट लिए हैं और वो दिक्कत दिख रही है, इसलिए मार्जिन इनकी कम है। लेकिन इनके पास जो ऑर्डर बुक है वो बहुत सिग्निफिकेंट है, इसलिए इस पर ध्यान रखिए। इसको मैं ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। 10वां स्टॉक है NTPC। इसको तो सिर्फ इसलिए क्योंकि CLSA ने आज एक करीब 1.5 किलोमीटर लंबी रिपोर्ट भेजी है चुनाव के ऊपर की करंट रिजीम अगर आ गई तो किसको किसको फ़ायदा होगा। 54 PSU के नाम डाल दिए उन्होंने, 54 कंपनियों के, उसमें ज़्यादातर PSUs हैं। तो NTPC मुझे लगता है कि बेस्ट कंपनी है उनमें से, तो NTPC ग्रीन में लेके चलें। चलिए, तो नीरज जी के 10 स्टॉक्स निपट गए। अब मेरे 4 स्टॉक्स की बारी। सबसे पहले बात करेंगे रिस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज की। Q4 का प्रॉफिट आया लगभग 46 करोड़, जो पिछले साल 22 करोड़ था। तो एक बड़ा जंप आप देख पा रहे हैं नेट प्रॉफिट में।
अगर हम एबिटा मार्जिन्स की भी बात करें तो 23% का मार्जिन आया है, जो पिछले साल 17.6% के आसपास था। और अगर हम ओवरऑल रेवेन्यूज़ की भी बात करें तो यहाँ लगभग 300 करोड़ की टॉप लाइन इन्होंने पोस्ट की है। पिछले हफ्ते वेंचुरा सिक्योरिटीज़ की भी यहाँ एक रिपोर्ट आई थी, जहाँ टारगेट 436 रुपये दिया गया था, यानी करंट मार्केट प्राइस से 40% से ज़्यादा की अपसाइड इस पर्टिकुलर स्टॉक में वेंचुरा देख रहा था। रिजल्ट्स भी पॉजिटिव रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक भी आज के मार्केट में फोकस में रहेगा। इसके अलावा SCPC, यहाँ भी अगर हम देखें तो काफ़ी टर्न अराउंड क्वार्टर देखने को मिला है। 6.5 करोड़ का प्रॉफिट आया है, जो पिछले साल लगभग 20 करोड़ का लॉस था। और अगर हम Q4 एबिटा की बात करें तो यहाँ भी लगभग प्रदर्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। एबिटा में 50% का जंप देखने को मिला है और एबिटा मार्जिन सुधर के लगभग 4.5% हो गए हैं, जो 2.25-2.5% के आसपास कंपनी के रहते थे। तो यहाँ भी रिजल्ट्स के आधार पे काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिला है। NBCC काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्वार्टर, मुनाफा 113 करोड़ से बढ़ के लगभग 140 करोड़ हुआ है। एबिटा देखिए, एबिटा 104 करोड़ था, उसके सामने 240 करोड़ हो गया है, यानी 1.5 गुना ज़्यादा आपको एबिटा देखने को मिल रहा है साल दर साल बेसिस पे। और मार्जिन जो है 3.7% है पिछले क्वार्टर, पिछले ईयर के, और यहाँ 6% का मार्जिन पोस्ट हुआ। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स NBCC के। ऑब्वियसली इसके अंदर रियल एस्टेट सेल्स इन्होंने क्वार्टर में काफ़ी कंक्लूड किए हैं, जिसके कारण आपको ओवरऑल सेल्स और प्रॉफिट में इतनी ज़बरदस्त ग्रोथ आती हुई नज़र पड़ रही है। और ब्रिगेड एंटरप्राइजेज दूसरे रियल एस्टेट कंपनियों के साथ यहाँ भी काफ़ी शानदार मुनाफा ग्रोथ, 60 करोड़ का प्रॉफिट पिछले साल था, जो अभी बढ़ के 211 करोड़ हो गया है। एबिटा 200 करोड़ से बढ़ के लगभग 432 करोड़ हो गया है। और मार्जिन में भी काफ़ी अच्छा 150 बेसिस पॉइंट्स का सुधार देखने को मिला है। तो ये स्टॉक भी रखिए अपने रडार पे, काफ़ी अच्छे नतीजे हैं। लेते एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद टीम का रैपअप आपके सामने पेश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक बार सीधा सौदा में। आपके सामने हमारे 10-10 की टीम होगी फ्लैश, और कहीं ना कहीं अगर आप आज के शेयर्स देखें खबरों वाले, उनमें हिंडाल्को सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा, जहां नोवेलिस का US IPO फाइल हो गया है अच्छे वैल्यूएशंस पे। और ये स्टॉक ग्रीन में लेके चल रहा हूँ क्योंकि मार्केट से थोड़ा बेहतर वैल्यूएशन पे ये IPO आता हुआ नज़र पड़ रहा है। एक बड़ी सब्सिडरी है उनकी US में। ONGC और ऑयल इंडिया दोनों ही शेयर्स फोकस में रहेंगे, क्योंकि क्रूड ऑयल, खास करके ब्रेंट ऑयल $84 के पार हो गया है। और कल 3-4% स्टॉक जो क्रूड ऑयल का है वो ऊपर जाता हुआ नज़र पड़ा है, क्योंकि ओपेक की जो मीटिंग होने वाली है उसके पहले ज़बरदस्त प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शन यहाँ देखने को मिल रहा है। RR केबल, EPL और मेड प्लस काफ़ी शानदार क्वार्टरली नंबर्स रहे हैं, जिनके आधार पे ये स्टॉक आज फोकस में रह सकते हैं। इसके अलावा रिस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज़ पिछले हफ्ते ब्रोकरेज रिपोर्ट और जो आज रिजल्ट्स आए हैं 50% से ज़्यादा की आपको प्रॉफिट और एबिटा ग्रोथ मिली है, जिसके कारण ये स्टॉक आज फोकस में रह सकता है। SCPC मार्जिन्स बहुत ही शानदार रहे हैं Q4 के। NBCC ज़बरदस्त रियल एस्टेट सेल्स क्वार्टर के, जिसके बाद आपको ये स्टॉक फोकस में रहेगा। लगभग 1.5 गुना से ज़्यादा की प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ देखने को मिली है। ब्रिगेड एंटरप्राइज भी बेंगलोर और साउथ मार्केट के रियल एस्टेट सेल्स को मद्देनज़र रखते हुए काफ़ी शानदार नंबर्स, और यहाँ भी आपने ज़बरदस्त मार्जिन एक्सपेंशन और एबिटा ग्रोथ आता हुआ देखा है। तो रिजल्ट्स के आधार पे काफ़ी सारे स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे। ओके, नंबर पे पूरा फोकस है और कुछ खबरें भी है। PNB हाउसिंग पहला स्टॉक, जहाँ पे एक PE फंड है जो अपने स्टेक बेचना चाहता है 2.68%। ग्रासिम को हमने इसलिए रखा है क्योंकि नोवेलिस का IPO फाइल हुआ है, तो उस पर एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट आ सकता है। AB फैशन के नंबर अच्छे, ITD सीमेंटेशन के नंबर बहुत अच्छे, अमर राजा के नंबर भी YOY काफ़ी बढ़िया है। राइट्स, ईपैक ड्यूरेबल, ITI बहुत वीक नंबर है। EIL के भी नंबर आपको प्राइम से देखने में कमज़ोर लगेंगे, लेकिन तेज़ नंबर है यहाँ पे। और NTPC इसलिए क्योंकि CLSA ने सरकारी कंपनियों पर चुनाव के मद्देनज़र एक रिपोर्ट जारी की है।